हेलो एवरीवन, ये आज हमारा पहला टॉपिक है क्लास 10th का इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो इसमें हम जो बेसिक चीजें हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, जैसे चार्जेस के बारे में कि चार्ज क्या चीज है। हम जानते हैं कि एक जो एटम होता है, ये एटम बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मीनिंग क्या है? अगर मैं ये एटम कंसिडर कर लूं और इसका न्यूक्लियस जिसको हम पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों है? आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। सारी ऑर्बिट्स नहीं होती, बस कुछ ऑर्बिट्स में ये इलेक्ट्रॉन परमिटेड होते हैं रिवॉल्व करने के लिए। तो इसको अगर हम एक्सक्लूड करते हैं, तो अब न्यूक्लियस की बात करें, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और ये बेसिकली दो ही है हमारे पास, एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन पे हम बात करते हैं कि इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, और प्रोटॉन पे इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और ऑब्वियसली इन दोनों के मास भी होते हैं, न्यूट्रॉन का भी मास होगा और प्रोटॉन का भी मास होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर इनकी मास की वजह से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अपने मास की वजह से एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगाते हैं, जो हमको पता है कि किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डबल होगा। हम जानते हैं F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां पे r न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये फोर्स होता है स्क्वायर के। अब यहाँ पे जो मासेस हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के, इनकी वजह से इन दोनों पार्टिकल के बीच में एक फोर्स लगेगा, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन इस फोर्स के अलावा भी इन दोनों पार्टिकल के बीच एक और फोर्स लगता है, जो कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना बहुत ज्यादा होता है। अप्रोक्सीमेटली 10⁻36 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है इस ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरिजन में। अब वो जो फोर्स आया है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे जनरेट हुआ, क्या वजह है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हुआ इन दोनों पार्टिकल के बीच में? वो जो एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से इन दोनों चार्जेस के बीच में, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हुआ है, उस प्रॉपर्टी का नाम हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इसे हम कहते हैं। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है जो हम इस चैप्टर में शुरुआत में स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल है उसे हम कहते हैं Q। इसको हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल लेटर Q से। अगली बात आती है कि किसी भी मटेरियल पे, सपोज आप जैसे ऐसे बात कर रहे हैं कि कोई मटेरियल है, उस पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज, कितना चार्ज होगा। तो सपोज हम यूं कहें ये बॉडी है, इस पे 10 इलेक्ट्रॉन, सपोज इस पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस पे चार्ज कितना होगा? जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उसको आप 10 से इंटू कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हो जाएगा। तो हम 10 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। अब कूलम क्या है? कूलम साइंटिस्ट के नाम के बेस पे चार्ज की यूनिट रखी हुई है कि चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम्स में होती है। तो किसी भी बॉडी पे दो टाइप के चार्जेस पॉसिबल हैं, एक नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के टर्म में आएगा, पॉजिटिव चार्ज हम प्रोटॉन के टर्म में लेते हैं। लेकिन ओवरऑल क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर नॉर्मल कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 10 प्रोटॉन्स भी होने चाहिए। तो अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये चार्ज नेगेटिव में आ जाएगा, बिकॉज हम 10 को इंटू करेंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर इतने ही प्रोटॉन है तो इसमें 10 प्रोटॉन्स भी होंगे, तो आप इसको +1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम से इंटू करके ये टोटल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये टोटल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जनरल कंडीशन में
जो एटम पे टोटल चार्ज होगा वो इन दोनों का सम होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 0 आ जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकली हर एटम नॉर्मल कंडीशन में उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो ये तो चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या चीज है, हमने सीखा कि चार्ज क्या है। चार्ज एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो पार्टिकल के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा है, ये फोर्स जनरेट होता है। नेक्स्ट थिंग, जब चार्ज किसी बॉडी पे फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करने का मीनिंग क्या है, हमारे पास अगर एक ये कंडक्टर है सपोज, अब पहले मैं आपको बता दूं कंडक्टर क्या है। जिस भी बॉडी में चार्ज इजीली फ्लो हो सकता है वो बॉडी कंडक्टर कहलाती है। जिस बॉडी में चार्ज फ्लो बिल्कुल नहीं होता है ये कंडक्टर है जिसमें कि चार्ज फ्लो हो सकता है, या यूं कहें कि बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनमें कि चार्ज बहुत आसानी से फ्लो हो सकता है। दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली फ्लो हो सकते हैं, तो वो अच्छे कंडक्टर्स कहलाते हैं। अगला है जिनमें कि बिल्कुल भी चार्ज फ्लो नहीं होता है। नॉर्मल स्ट्रेंथ में आप उनमें कितना भी कोशिश कर लीजिए चार्ज फ्लो बिल्कुल नहीं होगा। रबर है, प्लास्टिक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लकड़ी है, नॉर्मल कंडीशन में वुड पे आप चार्ज को फ्लो नहीं करा पाएंगे, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं इंसुलेटर्स। और इनके बीच में एक और होता है, नॉर्मली हम इंसुलेटर्स को एक ऐसा प्रोसेस करते हैं कि जिसकी वजह से ये इंसुलेटर एक दूसरे टाइप के मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है और जो थोड़ा बहुत कंडक्ट कर लेता है उसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। वो है सेमी कंडक्टर्स। इसका मतलब सेमीकंडक्टर नॉर्मल कंडीशन में इंसुलेटर ही है, लेकिन हम इसमें कुछ ऐसा करते हैं कि ये कंडक्ट करने लग जाता है, तो उसे हम जो रिजल्टेंट हमारे मटेरियल आता है उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो मैं यहां बता रहा था कि अगर कोई मटेरियल हमारे पास है, सपोज कॉपर ही है या एल्यूमिनियम है, दूसरा कोई मेटल हमारे पास है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रेंडमली ओरिएंटेड है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन कहां से आ गया, जैसे कोई भी एटम होता है उसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऑर्बिट्स बनी हुई है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। हम किसी वजह से इसमें एनर्जी प्रोवाइड करके, बाहर से इसमें एनर्जी प्रोवाइड करके अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर इससे खींच लेते हैं, इसे हमने बाहर फेंक दिया इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन इसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वैसे ही ये जो पीस है मेटल का, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हर एटम से अगर इसमें एक एक दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हुए हैं तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन क्योंकि बाहर से हमने कोई फोर्स नहीं लगाया इसमें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये अपनी जगह पे ही क्या है, रेंडमली ओरिएंटेड है। या यूं कहें कि अगर टेम्परेचर, जो थर्मल टेम्परेचर्स हैं, आप रूम टेम्परेचर पे भी अगर कुछ एनर्जी इनको मिल रही है तो ये इस तरह से भाग रहे होंगे अंदर ही अंदर, तो जो इनका नेट फ्लो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, इनका नेट इफेक्ट कुछ नहीं होगा। अब हम बाहर से क्या करें, अगर एक बाहर से हम एक सोर्स लगा दें, सपोज एक सेल हमने लगा दिया, तो क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, तब ये एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। पहले मूव कर तो रहते हैं, लेकिन क्या था, नेट इफेक्ट जो था चार्ज का वो जीरो हो जा रहा था। अभी ये एक डायरेक्शन में अलाइन होके मूव करना शुरू कर देंगे, तो हम कहेंगे इसमें करंट फ्लो हो रही है। चलिए अगला टॉपिक हमारे पास है कि करंट क्या चीज है। आपने करंट के बारे में सुना होगा कि ये टर्म कई जगह हम इस्तेमाल करते हैं। करंट, जैसे वाटर करंट है, ओशन में करंट की बात करते हैं, एयर करंट की बात करते हैं। तो करंट क्या है, नेट फ्लो, किसी भी चीज का नेट फ्लो, उसे करंट हम कहेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया था, ये एक मेटल का पीस है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको कि हमने बाहर से एक सोर्स अप्लाई कर दिया है। सपोज इधर पॉजिटिव टर्मिनल सेल का और इधर नेगेटिव टर्मिनल है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव टर्मिनल इस डायरेक्शन में पुश करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इसमें जो बाहर से में वायर जोड़ी हुई है, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो
करंट है क्या, हम इसी को जो चार्जेस हैं हमने भी बताया था Q इज इक्वल टू N इंटू ई। टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, जितने उसमें चार्ज पार्टिकल हैं इज मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने अभी बताया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है मैग्नीट्यूड में। वैसे ही नेगेटिव में होगा लेकिन मैग्नीट्यूड में इतना ही आएगा। तो टोटल चार्ज इससे कितना फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम। अगर हम ऐसे बात करें कि पर यूनिट टाइम टोटल चार्ज किसी भी पोर्शन में इस वायर के कहीं पे भी जो टोटल चार्ज है वो कितना फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में। सपोज हम इस चीज को 2 सेकंड कह लें कि 2 सेकंड में इस पर्टिकुलर सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हुआ है उसे हम कहेंगे यहां से इतनी करंट पास हो रही है। तो हमारा ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है, टोटल करंट कहीं पे भी क्या होती है, अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग दैट पॉइंट और दैट सेक्शन पर यूनिट टाइम। और इसको अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो Q को हम लेते हैं कूलम और टाइम को लेते हैं सेकेंड में। तो जो करंट है, करंट को हम ऐसे देखते हैं कूलम पर सेकेंड, मींस टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितने टाइम में वहां से पास हुआ है। और इसको हम एक शॉर्टकट में इस करंट की यूनिट को लिख लेते हैं एम्पियर, उसका सिंबल होता है ए। इसको लिखते हैं एम्पियर के नाम पे ही पड़ा है ये, एम्पियर से कहते हैं। तो 1 एम्पियर की करंट क्या होगी, अगर मैं 1 एम्पियर की करंट के बारे में बात कर रहा हूं, यहां से 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो 1 एम्पियर कितना होगा, दिस इज 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, दैट मीन्स 1 कूलम पर सेकेंड। सो अगर किसी सेक्शन से, किसी पॉइंट से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है, अगर यहां पे सपोज 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास हो गया तो हम कहेंगे यहां से जो करंट फ्लो हो रही है वो 1 एम्पियर की होगी। सो 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर सेकेंड। तो ये तो चार्ज के बारे में था। अभी हमने बताया करंट जब फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने का मीनिंग क्या है, उस पर्टिकुलर सेक्शन से टोटल चार्ज कितना पास हो रहा है। हमने बताया कि 1 एम्पियर होता है 1 कूलम पर सेकेंड, और ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कूलम पर सेकेंड। नेक्स्ट है करंट का डायरेक्शन क्या होगा। हमने भी जो 2 एग्जांपल आपको बताया, डायग्राम बताया, उसमें हमने करंट का डायरेक्शन नहीं बताया किधर फ्लो होगी। जैसे अगर इसी कंडक्टर की बात में करूं, ये कंडक्टर हमारे पास है ए बी, इसमें चार्जेस हैं, सपोज इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ये नेगेटिव चार्ज है। तो बाय कन्वेंशन इसमें ऐसा लिया जाता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट को लिया जाता है, या जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे उस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन लिया जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज कहां से आएगा हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन निकला होगा वहां पे अपनी जगह उसने एक, जैसे इस एटम से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो यहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब क्या है, इस पे डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ये कोर प्लस चार्ज छूट गया है, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हमने फोकस यहाँ पे ये करना है कि अगर मैं बाहर से इसमें एक बैटरी या सेल अप्लाई कर दूं तो ये टर्मिनल जो वायर का होगा यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या यूं कह लीजिए कि नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, दैट मींस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, बाहर से पॉजिटिव से नेगेटिव या इंटरनली नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगी। नेक्स्ट टॉपिक, हम ये कहते हैं कि करंट अगर डायरेक्शनल है, हम कह रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है कि वो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, ये करंट फ्लो करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं इस केस में, तो करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। फिर मैं एक बात कहूं आपसे कि करंट स्केलर है या वेक्टर। आपने 9th में स्टडी किया हुआ है कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिन फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ
मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है वो स्केलर क्वांटिटीज होती है, और जिन क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन के साथ हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वेक्टर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो करंट स्केलर है या वेक्टर है, ये प्योरली एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये मैंने फिगर बनाया इसमें, जैसे ये एक जंक्शन है हमारे पास O, इस जंक्शन की तरफ ये वायर से सारी, इस वायर में जैसे जंक्शन की तरफ 10 एम्पियर करंट जा रही है और इधर से 2 एम्पियर करंट आ रही है, और जंक्शन से दूर जो करंट जा रही है वो 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, और ये अननोन करंट है। तो क्वेश्चन ये पूछा है इस अननोन करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए प्रिंसिपल क्या लगाएंगे, जो जंक्शन की तरफ करंट जाती है इसको हम लेते हैं प्लस, जो जंक्शन की तरफ जाएंगे, और जो जंक्शन से दूर जाएंगे उनको हम नेगेटिव में लेंगे। तो यूं भी कह सकते हैं कि सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट जंक्शन इज 0। तो हम यूं भी कह सकते हैं जो जंक्शन की तरफ जो करंट जा रही है उनका सम इसके इक्वल होगा जो जंक्शन से दूर जा रही है। तो करके देखते हैं, जंक्शन की तरफ कौन सी जा रही है, 10 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, और दूर कौन सी जा रही है, दूर जाने वालों में है 5 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, और ये अननोन, सपोज ये x एम्पियर का है, तो ये इतना आ जाएगा जितना जंक्शन की तरफ जा रही है और जितना जंक्शन से दूर जा रही है। तो 10 प्लस 2 ये आ जाएगा 12 एम्पियर इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9 एम्पियर प्लस x। तो इसको सॉल्व करके x आ गया 12 माइनस 9 3 एम्पियर। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी x की वो 3 एम्पियर होगी। इस तरह से कोई क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि प्रिंसिपल ये है कि जंक्शन की तरफ जाने वाली करंट को हम पॉजिटिव लेंगे और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट को हम नेगेटिव लेंगे।